हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंट में जो सारे वर्ड, जो सारे टर्म, जो सारे शब्द प्रयोग में आते हैं, यूज में आते हैं, उसका मतलब समझते हैं। इसे समझना इसलिए जरूरी है कि जो आपने क्लास 1 to 10 पढ़ा उसमें ये जो सब्जेक्ट अकाउंटिंग, ये कहीं ना कहीं मिलता नहीं है आपको। तो ये एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले इसमें जो सारे वर्ड यूज में आते हैं उस वर्ड का मतलब, उस टर्म का मतलब हमें समझना जरूरी है। तो एक एक करके पहले समझते हैं। ये लिखा हमने, ये 12 अभी समझेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखते हैं ये 12, इसके बाद भी एक दो होगा पॉसिबल तो वो कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी जो टर्म जो बचे रहेंगे अकाउंटिंग टर्म, उसका मतलब समझेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एसेट। एसेट क्या है? तो भाई बिजनेस में हर वो सामान जिसका कुछ मूल्य है और बिजनेस उसका मालिक है, वो बिजनेस का एसेट होता है। तो यहां पे दो बात है कि हर वो सामान जिसका कुछ मूल्य है, मतलब वो वैल्यूएबल होना चाहिए, और दूसरा उस सामान का मालिक कौन है? तो बिजनेस है। तो उसका ऑनरशिप किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। तो वो बिजनेस का एसेट है। ठीक है। और ये जो है बिजनेस को चलाने में मदद करता है। तो ये हो गया एसेट। ये एसेट जो है दो तरह का होता है। एक होता है नॉन करंट एसेट, जिसे कि फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। और दूसरा करंट एसेट। अच्छा, इसे समझने से पहले एक बार वो रिपीट कर लेते हैं कि क्या बताया एसेट? एसेट जिसका कि कुछ मूल्य हो, जो वैल्यूएबल हो और उसका मालिक बिजनेस हो। ये दो बात होनी चाहिए, वो बिजनेस का एसेट होगा। ठीक है। क्योंकि एसेट ऐसा भी कुछ हो सकता है बिजनेस में कि कहीं से किराए पर लेकर वो यूज कर रहा है, तो वो बिजनेस का अपना एसेट नहीं है। इसलिए एसेट वो होगा जिसका कि कुछ मूल्य है, बिजनेस के अंदर वो है और उसका कुछ मूल्य है और उसका मालिक बिजनेस है, तो वो बिजनेस का एसेट होगा। अच्छा, ये एसेट क्या बताया मैंने? दो तरह का, एक नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट क्या है? वो एसेट जो बिजनेस में लंबे समय तक यूज के लिए खरीदा गया है, एटलीस्ट साल भर से ज्यादा समय के लिए उसे यूज किया जाएगा बिजनेस में। ये बिजनेस को लंबे समय तक फायदा देता रहेगा, ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल। ठीक है, ये सारा हमारा फिक्स्ड एसेट। और करंट एसेट वो एसेट है जिसे कि साल भर के अंदर कैश में ये कन्वर्ट कर लिया जाएगा या साल भर के अंदर वो खर्च हो जाएगा, वो हमारा करंट एसेट है। ठीक है। इसके एग्जांपल है डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक का जो बैलेंस है वो। ठीक है, बैंक बैलेंस। ठीक है, ये सारा करंट एसेट है। तो अगर समय के आधार पर इसे बांटे तो फिक्स्ड एसेट वो जो साल भर से ज्यादा समय के लिए बिजनेस में यूज में आएगा, और करंट एसेट वो जो कि साल भर के अंदर ही कैश में बदल लिया जाएगा या फिर वो खर्च हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। अब इसे समझते हैं। ये जो फिक्स्ड एसेट मतलब नॉन करंट एसेट है, ये दो तरह का होता है। एक होता है टेंजिबल एसेट, ठीक है, और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट। तो भाई टेंजिबल एसेट क्या है और इंटेंजिबल एसेट क्या है? तो टेंजिबल एसेट वो एसेट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट है। और इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो भाई टेंजिबल एसेट का एग्जांपल सारा ये लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सारे टेंजिबल एसेट है। लेकिन गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल भी बिजनेस का एसेट है,
गुडविल यानी बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन, ये भी तो एसेट है ना बिजनेस का, क्योंकि इसी रेपुटेशन, इसी गुडविल के आधार पे बिजनेस अच्छा कमाई करती है, तो ये बिजनेस का एसेट है। तो वो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। या कोई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये इंटेंजिबल एसेट है। या पेटेंट, या ट्रेडमार्क, या कॉपीराइट, ये सारा इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, अब आते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट में तो बता, ये साल भर के अंदर कैश में बदल दिया जाता है। इसमें एक निकल करके आता है, इसमें एक जोड़ होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट है। ठीक है, अब करंट एसेट से ही लिक्विड एसेट बनता है। लिक्विड एसेट जिसे कि क्विक एसेट भी बोलते हैं, क्विक एसेट। ये क्या है? तो भाई जो करंट एसेट है वही लिक्विड एसेट भी है। फर्क ये है कि बाकी जो करंट एसेट्स है उसके तुलना में वो जो लिक्विड एसेट्स में जो आता है उसका कैश में कन्वर्टिबिलिटी रेट जो है ज्यादा तेजी से होता है, वो ज्यादा जल्दी कैश में बदला जा सकता है। तो भाई लिक्विड एसेट्स में क्या शामिल करते हैं? तो ये प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को हटा दें तो उसके बाद जो भी करंट एसेट बचता है वही हमारा लिक्विड एसेट है। तो ये तो हम लोगों ने एसेट को समझा। अब हम लोग दूसरा समझेंगे लायबिलिटी। पहले से मिटा लेते हैं। बताया मैंने बताया लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज क्या है? सबसे पहले लायबिलिटीज का मतलब समझते हैं। लायबिलिटीज बिजनेस को जो भी कुछ पे करना है, बिजनेस को जो भी कुछ चुकाना है, वो बिजनेस के ऊपर में लायबिलिटीज है। सीधा बिजनेस पे जो कर्ज है वो बिजनेस का लायबिलिटीज है। ठीक है, ये लायबिलिटी भी जैसे कि एसेट दो तरह का, उसी तरह ये लायबिलिटीज भी दो तरह का। एक नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरा करंट लायबिलिटीज। चलो भाई, ठीक है। तो भाई नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिससे कि बिजनेस को साल भर के बाद चुकाना है, साल भर के बाद लौटाना है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज है, जिसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसे भी टाइम में ही बांटते हैं। और करंट लायबिलिटीज वो है जिसे साल भर के अंदर ही लौटा देना, अंदर ही चुका देना है। इसका एग्जाम्पल है नॉन करंट लायबिलिटी के, जैसे कि कोई बैंक से लोन लिया 4 साल 5 साल के लिए कि 4 या 5 साल में लौटाएंगे। ठीक है, या डिवेंचर्स वगैरह, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल है। और करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी जिसे साल भर के अंदर ही चुका देना है। तो उसका एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब इसे भी बेसिकली टाइम पीरियड से ही बांटते हैं, जो साल भर के बाद चुकाना है, 2 साल में, 3 साल में, या साल भर बाद, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और जिसे साल भर के अंदर ही लौटा देना है, चुका देना है, वो करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लायबिलिटीज को समझा। अब हम लोग अगला समझेंगे क्या? कैपिटल। तो भाई कैपिटल क्या होता है? ये समझ लिया हम लोगों ने। अब ये समझने वाला है कैपिटल। कैपिटल जिसे कि पूंजी बोलते हैं ना। तो बिजनेस के मालिक, बिजनेस के ऑनर के द्वारा जो कुछ भी बिजनेस में लगाया जाएगा वो बिजनेस के लिए कैपिटल होगा। वो कैश हो सकता है, बैंक में पड़ा हुआ उसका बैलेंस हो सकता है, उसके पास रखा हुआ कोई एसेट है उसे वो लगा दे रहा बिजनेस में, या वो कहीं से कर्ज लेकर, लोन लेकर पैसा वो लगा दे रहा बिजनेस में। ये सारा बिजनेस का कैपिटल है। अभी बताया मैंने कि जो वो किसी से, मतलब बिजनेस का ऑनर कहीं से लोन लेकर भी पैसा लगा तो वो भी बिजनेस के लिए कैपिटल है। लोन किसके लिए है? वो ऑनर के लिए लोन है, उस मालिक के लिए लोन है, लेकिन बिजनेस के लिए वो कैपिटल है। ठीक है, बिजनेस पे लोन कब होता हुआ? जब बिजनेस के नाम पे वो पैसा लिया जाए उधार, कर्ज, तो वो बिजनेस का लोन होगा। नहीं तो अगर बिजनेस का मालिक लोन लेकर के अपने नाम पे लगा रहा है बिजनेस में, तो वो भी कैपिटल है। तो कैपिटल मतलब क्या बताया? बिजनेस का मालिक जो कुछ भी, चाहे वो कैश, चाहे बैंक बैलेंस, चाहे कोई अपना एसेट या कहीं से कर्जा उधार लेकर पैसा लगा रहा है, ये सारा बिजनेस के लिए कैपिटल है। ये कैपिटल भी 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल,
और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा जो बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट दोनों का मतलब तो एक ही है ना, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना एसेट का टाइप में। तो कैपिटल का वो हिस्सा जिसे बिजनेस फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगा दे रही है वो फिक्स्ड कैपिटल है। मतलब ये लंबे समय के लिए कैपिटल लग गया बिजनेस में। और वर्किंग कैपिटल वो है जो बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो कैपिटल का हिस्सा यूज में आ रहा है वो वर्किंग कैपिटल है। तो ये कैपिटल हो गया दो तरह का। तो कैपिटल भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे अगला क्या, एक्सपेंडिचर। क्या बताया? एक्सपेंडिचर ना। तो एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर क्या है? तो कोई भी एसेट या गुड्स खरीदने में जो पैसा खर्च किया गया है वो पैसा जो खर्च हुआ उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। कोई भी तरह का एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदने में या गुड्स खरीदने में जो खर्च किया गया वो बिजनेस का क्या है? एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो तरह का एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? रेकरिंग नेचर का है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है नॉन रेकरिंग नेचर का है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब जो कि खर्च बार बार नहीं हो रहा है, और रेकरिंग नेचर का मतलब जो खर्च बार बार हो रहा है। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, तो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो खर्च किया गया वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो भाई बिजनेस को चलाने में जो हर रोज हर महीने खर्च हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि परचेज ऑफ प्लांट या परचेज ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ फर्नीचर, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि फिक्स्ड एसेट को खरीदने में ये खर्च किया जा रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है? पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ रेंट, इस तरह से। तो क्या है ये सब प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये बार बार खरीदने का तो है नहीं, इसलिए ये बार बार होने वाला खर्च नहीं है। और ये जो सैलरीज है हर महीने दिया जाएगा, रेंट जो है हर महीने दिया जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो भी हमेशा लगातार करता ही रहना पड़ेगा। तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर बताया दो तरह का। तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कर लिया। अब अगला जो करेंगे, क्या करेंगे? रेवेन्यू। क्या बताया? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में क्या आता है? तो बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। तो कहां कहां से पैसा आएगा बिजनेस का? तो आएगा सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचा उससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू है। या बिजनेस से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी बिजनेस का रेवेन्यू है। या उस फर्म ने किसी कंपनी का शेयर वगैरह कुछ खरीद रखा है, उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड मिल रहा है जो, वो भी रेवेन्यू है, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? फर्म को किसी तरह का कोई कमीशन मिल रहा है, वो भी रेवेन्यू है, कमीशन रिसीव्ड। तो जो भी बिजनेस को पैसा आ रहा है
इन सारे सोर्सेज से, वो बिजनेस का रेवेन्यू है। आप समझते हैं इन दोनों को, एक्सपेंस और इनकम। तो भाई इनकम बराबर, इसे साथ में ही समझते हैं, इनकम बराबर क्या, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में एक्सपेंसेस घटा देंगे तो इनकम आ जाएगा। रेवेन्यू हम लोगों ने समझा है अभी एक्सपेंस समझ लेंगे। तो भाई मान लेते हैं कि 500 शर्ट बनाने वाली फर्म है, तो 500 शर्ट बेच रही है, पर शर्ट ₹500 इस दर से बेच रही है। तो कितना हो गया, 25 और 2 0, 1 2 3 4, यानी 2.5 लाख में बेची। तो ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू, मतलब बिजनेस में ये रुपया आया 2.5 लाख। और ये शर्ट बनाने में कपड़ा से लेके, टेलर मास्टर का खर्चा से लेके, सिलने से लेके, जो भी सारा खर्च है वो सारा खर्च इसका लगाते हैं। तो कॉस्ट कितना हो रहा है, सपोज मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 500 शर्ट, इसमें सिर्फ कपड़ा का ही दाम नहीं बताया मैंने, इसका सिलने का जो वेजेज है, इसमें जो भी सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, सारा खर्चा जो हो रहा है, वो सारा खर्च मिला करके ये 500 शर्ट पे सपोज आया है 1,75,000। ठीक है, तो ये जो खर्चा आया, ये शर्ट जो बेचा गया उसे बनाने में जो सारा खर्च मिला करके आया, वो हुआ एक्सपेंस। ठीक है, पर जब इस रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा, 75,000। ये हुआ हमारा इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, ये क्लियर हो गया। अब इससे आगे आते हैं ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बताया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम लोगों ने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर का 2 तरीका है वो अभी हम लोगों ने समझा। यहाँ पे लिखा हुआ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें दोनों का गुण है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी गुण है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी गुण है। मान लिया कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया एक नया दुकान खोला गया, तो शुरुआत के समय क्या होता है, जब दुकान का एक ओपनिंग का डेट रखा जाता है, उस दिन और उसके पहले काफी खर्च किया जाता है एडवर्टीजमेंट पे, जिससे पता चल सके कि ये दुकान फलाना नाम से मार्केट में आया। उस पर प्रचार पे भी मोटा तगड़ा खर्च किया जाता है। और साथ साथ ऐसा भी किया जाता है ओपनिंग के दिन, भाई कुछ जो लोग हैं जाने पहचाने लोग, उन लोगों को इन्विटेशन दे दो, बुलाओ अपने यहाँ, कुछ खिला देंगे और कुछ गिफ्ट भी दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब पे अच्छा खासा खर्च आ जाता है, और ये खर्च वो दुकान आगे फिर किसी साल में करने नहीं जा रही है, तो ये एक मोटा तगड़ा खर्च हुआ। अब ये खर्च जो है, इस खर्च का फायदा बिजनेस को लंबे समय तक मिलने वाला है। और क्या करते हैं, इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हर साल के जो प्रॉफिट कमाती है वो फर्म, वो दुकान, उससे ये एडजस्ट करते चले जाते हैं। क्योंकि किसी एक साल में ही वो खर्च दिखा देना, तब तो फिर बिजनेस में वो उस साल प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं। सपोज मान लिया कि एक खर्च हुआ लॉन्चिंग में, कोई एक बिजनेस है जिसके लॉन्चिंग के टाइम में, ओपनिंग के टाइम में खर्च किया मोटा तगड़ा 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, या 10 लाख ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 लाख रुपए खर्च किया, अब वो बिजनेस शुरू हो गया, चलने लगा। ठीक है, तो वो बिजनेस पहले साल कमाई कर रही है, सपोज फर्स्ट ईयर की उसकी प्रॉफिट है, मान लिया फर्स्ट ईयर उसने 4 लाख का प्रॉफिट किया पूरे साल में, बाकी से फर्स्ट साल का ये प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में अगर ये सीधा 10 लाख हम एडजस्ट करने लगे कि 10 लाख तो खर्चा भी हुआ था हमारा ओपनिंग के टाइम में, तो क्या होगा भाई, बिजनेस क्या शो कर देगा, बिजनेस शो कर देगा कि भाई 6 लाख का लॉस है ना, कि भाई लॉस हो गया, पर एक्चुअली हुआ तो ऐसा नहीं है, बिजनेस ने कमाया है 4 लाख रुपया। तो क्या करते हैं, ये जो
एक्सपेंडिचर है इसे बांट देते हैं छोटे छोटे हिस्से में, है ना। अब ये जो खर्चा हुआ और हर साल अगले साल करके इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करके राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सपोज ये 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, यहां से क्या किया, इस 10 लाख में 2 लाख का जो एक्सपेंडिचर है इसे एडजस्ट करके उस साल का प्रॉफिट कितना हुआ भाई, तो इस साल का प्रॉफिट 2 लाख। अब ये बच जाएगा 8 लाख, उस 8 लाख को फिर आगे के साल में 2 साल, फिर उसके अगले 2 साल में 2 साल, ऐसे करके राइट ऑफ कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू वाला भी नेचर है और कैपिटल वाला भी नेचर है। और दूसरा एक बात है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सीधा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, पर ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जितना राइट ऑफ होना है उसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और बाकी जो बच जाएगा, जैसे 2 लाख पहले साल में हमने राइट ऑफ कर लिया, तो बाकी बच गया 8 लाख, तो ये 8 लाख को क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके आगे आते हैं हम लोग डेटर। क्या बताया, डेटर। तो डेटर कौन होता है भाई, तो डेटर वो होता है जिससे कि बिजनेस को पैसे लेने हैं, क्या उसे गुड्स उधार बेचा हो, क्या कोई और पैसा हो उसके ऊपर में, जो पैसे बिजनेस को उससे लेने हैं, वे सारे लोग बिजनेस के डेटर होते हैं। दो ये तो डेटर हो गया, है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन, इसका उल्टा, मतलब वे सारे लोग जिन्हें बिजनेस को पैसे देने हैं वो बिजनेस का क्रेडिटर है। ठीक है, डेटर ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं इसे, ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है गुड्स। गुड्स क्या है, तो भाई जिस वस्तु का व्यापार किया जा रहा है, जिस वस्तु का बिजनेस किया जा रहा है, वो वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स है। सपोज जूते चप्पल का दुकान है तो उसके लिए गुड्स है जूता चप्पल। टीवी का कोई दुकान है उसके लिए टीवी है, गुड्स। इसी तरह कोई कपड़े का दुकान है उसके लिए कपड़ा है, गुड्स। मतलब जो जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है, जिस वस्तु में ट्रेडिंग कर रहा है, वो वस्तु उस व्यापार का गुड्स होता है। तो ये गुड्स हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आता है कॉस्ट, जिसको बोलते हैं लागत। क्या किसी एक गुड्स को बनाने पे जो भी सारा खर्चा आता है ना, जो भी सारा खर्च आएगा उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। चाहे उसका रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ हो, या उसे मंगाने पे भाड़ा लगा हो, या उसे तैयार करने में जो और सारा मजदूरी लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो वो सारा उस वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट। एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। तो अब आगे देख लेते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या है, तो जो गुड्स बचा हुआ है अपने पास में बिजनेस के अंदर, वो स्टॉक होता है। जो अभी नहीं बिका है वो स्टॉक है। ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक क्या, साल के शुरुआत में जो स्टॉक अपने पास में अवेलेबल है, अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो स्टॉक अपने पास अवेलेबल है, बचा हुआ है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो भाई साल के शुरुआत में कौन वाला होगा, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का होगा वो नए साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक होगा। इसे फिर देखते हैं। तो क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरुआत में अनसोल्ड गुड्स अपने पास में बचा हुआ है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और साल के अंत में जो गुड्स अपने पास बच गया, अभी नहीं बिका है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब आते हैं परचेज। तो भाई बिजनेस में परचेज टर्म का यूज कब करते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं बिजनेस में, तो परचेज मतलब गुड्स का खरीदा जाना बिजनेस में परचेज कहलाता है। अदर देन गुड्स कोई दूसरा एसेट वगैरह कुछ खरीदा गया तो उसके लिए परचेज टर्म का यूज नहीं होता है। तो क्या बताया, जब गुड्स का बिजनेस में खरीदा जाना परचेज कहलाता है। अब आता है परचेज रिटर्न। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स जो हमने खरीदा वो किसी भी कारण से, हो सकता है हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, या क्वालिटी खराब है, या उतने की अब जरूरत नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। उस गुड्स में से कुछ हो सकता है हमने बिजनेस से वापस किया, तो जो गुड्स खरीदा हुआ गुड्स में से वापस किया जाता है उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब आता है सेल्स यानी बिक्री। गुड्स को बेचना सेल्स कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ भी एक बात मेंशन करता हूं कि गुड्स को छोड़कर दूसरा कुछ अगर बिजनेस बेच रही है
अपना कोई एसेट बेच दे रही है, जरूरत का नहीं है अब लग रहा है तो उसे बेच दे रही है, तो उसके लिए सेल्स टर्म का यूज नहीं होता है। कब सेल्स टर्म का यूज होता है? जब गुड्स को बिजनेस बेचती है तो उसके लिए सेल्स टर्म का यूज होता है। तो गुड्स को बेचा जाना सेल्स कहलाता है। और सेल्स रिटर्न उसी तरह जैसे परचेज रिटर्न होता है, भाई जो हमने सेल किया उसमें से कुछ गुड्स किसी भी कारण से अगर वापस आ गया तो वो हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। अब आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है भाई? तो सेल्स में जो सेल किया गया गुड्स का उसमें से जब सारा खर्चा घटा दें बिजनेस का, तो हमारा निकल आएगा सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस इन बिजनेस। तो सेल्स में एक्सपेंस अगर घटा दिया तो जो बचकर रहेगा हमारे पास में प्रॉफिट। मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, ऑल एक्सपेंस जो है इन बिजनेस ज्यादा हो गया सेल्स के कंपैरिजन में, तब क्या होगा? तब हो जाएगा लॉस। ठीक है ना? तब क्या हो जाएगा? लॉस। अब इसे और थोड़ा समझते हैं। क्या बताया? सेल्स में सारा एक्सपेंस घटा दिया तो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है और दूसरा नेट प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना? तो सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केवल घटा है, जो गुड्स को बनाने में खर्चा है उसे केवल घटा है, मतलब सारा डायरेक्ट एक्सपेंस केवल घटा है सेल्स में से, तो जो बैलेंस निकल करके आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर सेल्स में सारा एक्सपेंस, केवल गुड्स को बनाने में जो खर्च हुआ वही खर्च नहीं होता है, इसके अलावा भी बिजनेस को चलाने में बहुत सारे खर्च होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो सेल्स में अगर सारा एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी और बाकी भी एक्सपेंस घटा दिया, तो जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है? प्रॉफिट समझ लिया, लॉस समझ लिया, ठीक है ना? प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये भी समझ लिया। एक ये टर्म समझ लेते हैं, गेन। गेन मतलब फायदा, ये भी एक लाभ ही है, पर फर्क क्या है? गेन टर्म का यूज अकाउंट में जो होता है, इररेगुलर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमेशा होने वाला नहीं है, वो हो इररेगुलर नेचर का है, उस प्रॉफिट को हम गेन बोलते हैं। जैसे बिजनेस में गुड्स को बेचकर प्रॉफिट कमाना ये रेगुलर नेचर का है, वो तो प्रॉफिट है। पर ऐसा हो सकता है कि बिजनेस का कोई एसेट था, मशीन था, वो मशीन अब हमारे यूज में नहीं है, हम उसे बेच रहे हैं, है ना? और वो मशीन को बेचने से फायदा हो गया। सपोज 10,000 का मशीन था, 12,000 में बेच लिया हमने, उसका कॉस्ट था 10,000, 12,000 में बेच लिया। तो ये रेगुलर काम तो नहीं है बिजनेस का। बिजनेस का काम तो अपना गुड्स बेचना है। ये जो मशीन बेचकर जो 2,000 का फायदा आया, ये फायदा हो गया गेन। ठीक है? तो ये हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म समझा, और अगला वीडियो होगा इसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे, उसमें आगे जो सारे टर्म्स यूज में आते हैं अकाउंट में, उसे हम लोग समझेंगे।